नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है और जिसमें आज जो हमारी क्लास है वह है संसदीय व्यवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है क्योंकि सभी एग्ज़ामों के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट होती है इसका एक मैं रीज़न बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इस क्लास के सिलेबस का पता नहीं होता कि इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से ये क्लास पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये पता नहीं होता कि इससे किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पूरे संविधान में से कुछ ऐसे टॉपिक ही पढ़ पाते हैं स्टूडेंट्स जिनमें उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ से आएगा। जैसे संसद पढ़ लेते हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, मूल अधिकार, नीति तत्व, मूल कर्तव्य, इन्हीं को पढ़ते रहते हैं और इससे ऊपर वो नहीं जाते। जबकि सिलेबस में ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन की है और यहाँ से एक क्वेश्चन हर पैट के पेपर में आता है। और पैट के साथ साथ जितनी परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीएस, तो उन सब में इसका जो है रोल बहुत अच्छा होता है। हम बात कर रहे हैं संसदीय व्यवस्था, ठीक है। हम पढ़ेंगे भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था और भारत के बाहर भी संसदीय व्यवस्था क्या होती है। पहले संसदीय व्यवस्था, तो देखिए हम सबसे पहले संविधान की बात करते हैं। तो संसदीय व्यवस्था यानी कि सम प्लस के संसदीय यानी संसद की व्यवस्था क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आर्टिकल, यहां पर थोड़ा समझेंगे, आर्टिकल 74-75 में, आर्टिकल 74 और 75 में, यानी किस में, आर्टिकल 74 और 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था, यानी किसमें, केंद्र में संसदीय व्यवस्था का जिक्र है। क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों में अधिकांशतः द्विसदन व्यवस्था है। तो आर्टिकल 74 और 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था का जिक्र दिया है, जबकि वहीं पर क्या है, आर्टिकल 163 और 164 में क्या है, राज्यों में संसदीय व्यवस्था का जिक्र दिया है। ठीक है भाई। अब आप सोचो कि सर याद कैसे करेंगे, हम याद कैसे करेंगे। देखिए जो भी केंद्र में हो रहा है उसी को राज्य के स्वरूप अगर देखना चाहते हो आप आर्टिकल में, राज्य के स्वरूप अगर आप आर्टिकल में देखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या, अगर मैं बात करूं कि केंद्र में कितने पर है, 74 में, तो मैं यहाँ पर कितना जोड़ूंगा, 8 9, ठीक है। तो 9 और 4 आपका 13 है, हाथ से लगे 8 और 8 16, तो कितना हो जाएगा, ये देखो आ गया 163। क्लियर ना, याद नहीं करना, बस समझना है अच्छे से। 75 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 8 9, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 164। ये इसी तरीके से आपको देखिए राष्ट्रपति का जिक्र जो है वो कितना है, ऐसा मान के चलिए कि राष्ट्रपति का जिक्र जो है आर्टिकल 52 में 8 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, हाथ से लगे, और आपका कितना, 8 और 6 14 और एक आपका यहाँ से 52 में यहाँ पर। तो देखिए लोकसभा राज्यसभा, सॉरी हम यहाँ केंद्र राज्य की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए लोकसभा, अगर मैं लोकसभा का जिक्र, फिर राज्यसभा का जिक्र, ठीक है, अगर मैं करता हूँ, और वहाँ पर क्या होता है, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, अगर आपको हम इसका आर्टिकल याद कराएंगे तो आपको क्या करना है, यही 8 9 जोड़ना है। क्योंकि देखिए 79 में संसद का जिक्र है, देखिए संसद और विधानमंडल समझते रहो। 79 में संसद का जिक्र है, 8 9 जोड़ो इसमें और कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा, विधानमंडल आ गया। राज्यसभा में 80 में जिक्र है, 8 9 जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 8 16, 169 आ जाएगा, ठीक है। 81 में लोकसभा का जिक्र है, 8 9 जोड़ो, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 170। अब आप मुझे बताइए कि आपको आर्टिकल याद करने हो गए, आसान नहीं हो गए। तो जब भी कोई चीज़ केंद्र में दी गई हो, उसका अगर राज्य में आर्टिकल बनाना है, राज्य में आर्टिकल ढूंढना है, तो आपको 8 9 जोड़ देना है, वही चीज़ राज्य में मिल जाएगी आपको।
तो द्विसदन में आपको आर्टिकल याद करना यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 8 9 का खेल है और किसी चीज़ का खेल नहीं है आर्टिकल में। ठीक है, तो आर्टिकल को बहुत ही ट्रिकी तरीके से आपको मैंने बता दिया है कैसे याद करना होता। तो इतनी बात समझ लिए है। आर्टिकल 74 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था, आर्टिकल 163 164 में राज्यों में संसदीय व्यवस्था। इसी तरीके से हमारा केंद्र में 74 और 8 9 जोड़ा 163, 75 में 8 9 जोड़ा 64, लोकसभा में 81 में 8 9 जोड़ा 170, राज्यसभा में 8 9 जोड़ा तो आपका 100 आपका हो जाएगा 69। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा यहाँ से कि संसदीय व्यवस्था का जिक्र संविधान में कहाँ कहाँ है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक तो होती है संसदीय सरकार और दूसरी होती है राष्ट्रपति की सरकार। तो एक तो होती है संसदीय सरकार, संसदीय सरकार, और दूसरी होती है राष्ट्रपति की सरकार, राष्ट्रपति की सरकार। ठीक है, अब ये दो होती है, जहां राष्ट्रपति की शक्ति होती है और जहां पर प्रधानमंत्री की शक्ति होती है। और हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की उत्तरदायी सरकार है। ठीक है बेटा, इसको याद। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ समझिए, यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। कैसा होता है, नाम मात्र का शासक। क्या होता है, नाम मात्र का शासक होता है। पहली बात, वास्तविक शक्ति जो होती है, वास्तविक शक्ति जो होती है बेटा वो किस में होती है, प्रधानमंत्री में होती है। क्या होती है, प्रधानमंत्री में होती है। इस सरकार को कैबिनेट सरकार, इस सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। इसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको सरकार का बेस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकार का बेस्ट मिनिस्टर, बेस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है। तो ये इसके नाम हो गए हैं। कैबिनेट सरकार भी कहते हैं इसको, उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, सरकार का बेस्टर भी कहते हैं। तो अभी हम बता रहे हैं ये कहाँ कहाँ है। ये ब्रिटेन में है, जापान में है। कहाँ कहाँ पे है भैया भाई, ये ब्रिटेन में है ये सरकार, ये जापान में है यही सरकार, यही कनाडा में है सरकार। ठीक है, यही कनाडा में है सरकार, और यही अपने प्यारे भारत में है ये सरकार, अपने प्यारे भारत। तो जिस तरीके से हमारे प्यारे भारत में सरकार चलती है, प्रधानमंत्री की शक्ति होती है, इसी तरीके से ब्रिटेन में सरकार चलती है, इसी तरीके जापान में सरकार चलती है, इसी तरीके से कनाडा में सरकार चलती है। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ राष्ट्रपति, ये क्या होता है, यहाँ पर वास्तविक शक्ति जो होती है, वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। किस पे होती है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। किस पे होती है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है, इसे गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं। कैसे कहते हैं, गैर उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार। कैसी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं इसको बेटा। ठीक है, गैर संसदीय सरकार भी कहते हैं इसको। कैसे कहते हैं, गैर संसदीय सरकार भी कहते हैं, गैर संसदीय सरकार कहते हैं। निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर बच्चा, ये अमेरिका में है। ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर है, ये अमेरिका में सरकार है। ठीक है, अमेरिका में भी सरकार है ये। ठीक है, ये आपकी ब्राज़ील में सरकार है, ब्राज़ील में सरकार है यही वाली। ठीक है, अगर हम बात करें रूस में यही सरकार है। कहाँ पर, रूस में यही सरकार है, और श्रीलंका में भी यही सरकार है। ठीक है, श्रीलंका में भी यही सरकार है। तो हमें ये पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी आ जाता है कि श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार है, श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार है। आपसे पूछा जा सकता है जापान में किस प्रकार की सरकार है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल में आप इसको नोट करो, फिलहाल में आप इसको नोट करो। और अगर हो सके तो एक नोट पॉइंट लिख लेना, आइवर जेनिंग्स, नोट करके लिखना चाहो तो लिख लेना, आइवर जेनिंग्स ने क्या क्या कहा था। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा था। यानी कैसे कहा था, संसदीय व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था, कैबिनेट
व्यवस्था कहा। ये एग्जाम में भर भर के आता है क्वेश्चन, ये एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है भैया कि संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था किसने कहा था, संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था किसने कहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भर भर के क्वेश्चन आता है भर भर के एग्जाम में। ठीक है, हर एग्जाम में ये वाली बात पूछी जाती है। आइवर जेनिंग, याद रखना कौन सा, आइवर जेनिंग, नाम याद रखोगे बहुत अच्छी बात है, आइवर जेनिंग। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं संसदीय सरकार की विशेषता। संसदीय सरकार की व्यवस्था यानी विशेषता क्या है, इस संसदीय सरकार की, संसदीय व्यवस्था या संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या हैं और उन्हें समझेंगे क्या विशेषता होती हैं। ठीक है, तो पहली व्यवस्था तो है नामिक। पहली व्यवस्था क्या है, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका ये एक व्यवस्था कि इसमें क्या होती है, एक नामिक होती है और एक आपकी कैसी होती है, वास्तविक होती है। अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं आपको बात करूं तो क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है इस व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है वो नामित होता है, नामित व या विधित, विधित कार्यपालिका। ठीक है, वो कैसा होता है, या तो नामित होता है, विधिक होता है। जबकि वास्तविक जो होता है, वास्तविक जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी कि इस व्यवस्था, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ नाम मात्र शासक जो होता है राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक शक्ति किसमें होती है, वो प्रधानमंत्री होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए देश का मुखिया जो होता है वो कौन होता है, देश का मुखिया, देश का मुखिया जो होता है वो कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। जबकि सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया किसका, सरकार का मुखिया जो होता है वो कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। इस व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, सरकार का मुखिया जो है वो क्या होता है आपका, वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। आर्टिकल 74, यहाँ पर एक समझने वाली बात है, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 पीएम के नेतृत्व में, पीएम के नेतृत्व में, ठीक है, मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। पीएम के नेतृत्व में मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की व्यवस्था, मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। ठीक है, और रही बात ये राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है वो पीएम की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। यानी क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पीएम की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, मानने के लिए बाध्य होगा, बाध्य होगा। ये वाली बात कहता है आर्टिकल 74। तो इसकी विशेषता आप समझ गए हो, यानी कि नामिक होता है और वास्तविक होता है। नामिक कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है, वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री। जबकि देश का मुखिया जो होता है राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया जो होता है वो पीएम होता है। और आर्टिकल 74 ये कहता है कि पीएम के नेतृत्व में जो है मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी। जबकि एक बात समझिए, पीएम की खुद नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति ही पीएम के परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एग्जाम में कई बार आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह से जो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई, उनकी गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो ये हो गया हमारी पहली विशेषता और ये इसमें विशेषता थी। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात को। ये 44वां संविधान संशोधन, 42 और 44वां संविधान संशोधन से इसे बाध्यकारी बता दिया था कि राष्ट्रपति बाध्यकारी रहेगा। दूसरी विशेषता क्या है समझिए, दूसरी विशेषता क्या है इसमें, वो भी आपको समझनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अगर आपने नहीं समझी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरी विशेषता क्या है, बहुमत, बहुमत दल या बहुमत प्राप्त दल, बहुमत प्राप्त दल का नेता,
ठीक है, बहुमत दल का शासन, नेता ना करके शासन लिख दो। चलो, क्या होता है इस वाली व्यवस्था में, क्या होता है, जिनका बहुमत हासिल हो जाता है उसका ही शासन होता है। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति क्या करता है, पीएम की नियुक्ति करता है। पीएम की नियुक्ति करता है। कैसे करता है नियुक्ति? जो लोकसभा में जो सीटें, जो भी पार्टी लोकसभा में बहुमत हासिल कर लेती है, उस बहुमत दल का सर्वोच्च नेता जो है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, उसमें से चुन लिया जाता है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है भाई। और अगर मैं आपको बताऊं, गठबंधन के समय पर राष्ट्रपति क्या काम करेगा? सरकार को, यानी कि क्या करेगा? राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। सपोज करो, क्या बात है, यहां पर कोई भी पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई। लोकसभा के चुनावों में कोई भी पार्टी बहुमत लेके नहीं आई, पूर्ण बहुमत। तब ऐसी कंडीशन में जो है राष्ट्रपति खुद अपॉइंट करेगा गठबंधन सरकार को कि आप गठबंधन करके जो है सरकार बना लीजिए। ठीक है, कर लीजिए, 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर क्या है, सरकार बना लीजिए। ये कुछ बात हमारी यहाँ पर थी। फिर अगर एक और बात यहाँ पर आती है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है आगे, राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के परामर्श से करता है। पीएम के परामर्श से करता है। तो ये भी अपने माइंड में रखो, परामर्श से करता है। ठीक है, आपको पता है कि बहुमत दल का जो नेता होता है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, वो क्या होता है? वो पीएम होता है। ठीक है, क्या होता है? पीएम। इतनी बात आगे समझ में नहीं? बताइए। इसमें एक बात मैं बता दूं आपको, एक तो 1966 में, 1966 याद रखना इन डेटों को। 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में देवगौड़ा और 2004 में मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा के सदस्य ना होकर किसके सदस्य? राज्यसभा के सदस्य थे। और क्या बने? पीएम। ये याद रखिए, समझ गए? 1966 में इंदिरा गांधी, 1996 में एचडी देवगौड़ा और 2004 में मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति रहे कि जो बहुमत दल के नेता ना होने के बावजूद भी, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य ना होने के बावजूद भी राज्यसभा की सदस्यता लेकर क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने। अन्यथा और जितने प्रधानमंत्री हैं वो सब लोकसभा के सदस्य थे। कहीं ना कहीं से सीट जीत कर आए थे, कहीं ना कहीं से सांसद सीट जीत कर आए थे, और जब सांसद सीट जीती उन्होंने, तभी उनको जो है प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंट किया गया। इतनी बात आपको समझ में रखनी होगी आपको। ठीक है भाई, चलिए, इतनी बात होगी। यहाँ से सारी बातें अच्छे से समझो, यहाँ से की पॉइंट निकल कर आएंगे। और ईमानदारी से आप पहली बार को इस टॉपिक को पढ़ के ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ऐसा महसूस करोगे आप। ठीक है, तीसरा जो होता है इसमें, वो क्या होता है? तीसरा होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आर्टिकल 75 में लोकसभा कहा गया है क्या? कि लोकसभा का नेतृत्व लोकसभा का नेतृत्व, ठीक है, कौन करेगा? लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा।
मंत्री परिषद के रूप में करेगा, मंत्री परिषद के रूप में, मंत्री परिषद के रूप में करेगा, ये कहा गया है। ठीक है, और बात में नहीं बताइए। और रही बात ये कि मंत्री परिषद के यहाँ पर ही मंत्री परिषद के अविश्वास पर क्या हो जाएगा, अविश्वास पर, अगर मंत्रियों का अविश्वास होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पर, ठीक है, पारित होने पर जो है क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो है यह हट जाएगा। क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देगी। क्या करेगी, इस्तीफा। ठीक है भाई, ये समझिए। मतलब क्या, आर्टिकल 75 एक बात कहता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार, पूरे समूह का उत्तरदायित्व जो करेगा वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। किस रूप में, मंत्रिपरिषद के रूप में। और मंत्रिपरिषद का अगर विश्वास है तो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, और अगर अविश्वास आ गया तो पारित हो गया तो ये समझिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है वो क्या कर देगी, त्यागपत्र इस्तीफा दे देगी। एक यहाँ पर होती है राजनीतिक एकरूपता, एक इसमें विशेषता होती है राजनीतिक एकरूपता, एक ये विशेषता होती है, कोई खास नहीं है, तो ये भी एक विशेषता होती है। चलिए, और क्या विशेषता होती है सरकार की, समझेंगे बातों को। पांचवी विशेषता क्या है, दोहरी सदस्यता। पांचवी विशेषता क्या है बेटा, वह दोहरी सदस्यता होती है। इसमें क्या होती है, दोहरी सदस्यता। इसका मतलब क्या है, मंत्री कोई भी हो, मान लीजिए ऐसा मान के चलिए, मंत्री विधायिका का, यानी कि क्या है, मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का क्या होगा, सदस्य होगा। क्या होगा भैया, मंत्री, अगर यहां से हम बात समझे तो मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का सदस्य होगा। इस बात को समझिए, ये वाली बात समझिए पहले तो। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तक कोई भी मंत्री, यानी बिना संसद सदस्य हुए, यानी कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य, यानी कोई भी मंत्री बिना संसद सदस्य बने कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता। यानी किसका नहीं हो सकता, कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता। इस बात को समझो। मतलब क्या है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर सरकार मुझे मंत्री बनाना चाहती है तो मैं जब तक संसद का सदस्य नहीं हूँ, जब तक मंत्री नहीं बन सकता। एक कंडीशन में बन सकता हूँ, बस 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए मुझे बनाया जा सकता है, ठीक है। 6 महीने तक तो किसी को भी बनाया जा सकता है मंत्री, परंतु वो 6 महीने के बाद मुझे संसद का सदस्य बनना होगा। 6 महीने बाद जो है मुझे संसद का सदस्य बनना होगा। समझ लो, मोदी जी ने कह दिया कि भाई चलो, गुरु जी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, इनको जो है मंत्री बनाए थे हैं, ठीक है, अब मुझे मंत्री बनाया गया, तो क्या हुआ कि 6 महीने तक तो मंत्री बनूंगा, परंतु उसके बाद नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैं संसद का सदस्य तो हूँ नहीं। अगर हाँ फिर भी बात अगर आ जाए, राष्ट्रपति की नज़र में मैं आ जाऊँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा हूँ, तो राज्यसभा की तरफ से मनोनीत हो सकता हूँ 12 सदस्य के रूप में। 12 सदस्य के रूप में जो होता है, साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र जो होते हैं, खेल, उनके तरफ से मैं चुना जा सकता हूँ, तब मैं मंत्री बना रह सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसमें बिना, तो ये होती है दोहरी सदस्यता। पहले आपको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको कार्यपालिका की सदस्यता मिलेगी, यानी कि मंत्री की सदस्यता आपको मिलेगी। तो ये आपका थोड़ा सा जो है याद रखना है आपको ये वाली बात। एग्जाम में यहाँ से की पॉइंट पूछ ले जाते हैं, कितने महीने तक मंत्री बना रह सकता है, तो 6 महीने के बाद जो है मंत्री नहीं रहेगा जब तक वह संसद सदस्य नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, आगे क्या होता है, आगे विशेषता क्या होती है, प्रधानमंत्री
मंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व करना होता है। यानी कि पीएम जो होता है वो प्रधानमंत्री जो होता है प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है। क्या करता है? नेतृत्व करता है। ठीक है। और नेतृत्व करने के साथ साथ एक और बड़ी प्यारी बात है, मंत्रिपरिषद, संसद, सत्तारूढ़ दल, क्या? सत्तारूढ़ दल, इनका सबका क्या होता है? नेता होता है। वो इन सबका क्या होता है? नेता होता है। ठीक है। सरकार का संचालन, आगे हम बात करें तो एक काम और होता है, सरकार के संचालन में अहम भूमिका रहती है। कैसी रहती है? अहम भूमिका किसकी रहती है? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रहती है। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? नहीं। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ लिख लो, क्या होता है नेक्स्ट में? निचले सदन का विघटन, एक ये भी विशेषता होती है, निचले सदन का विघटन, यानी कि संसद के निचले सदन यानी क्या? लोकसभा, यानी किसे कह रहे हैं हम? लोकसभा को पीएम को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। ठीक है भैया, आर्य बात समझ में? ये भी आपको याद रखना है, निचले सदन का विघटन भी इसमें होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना। तो ये होती हैं विशेषताएं। क्या होती हैं ये होती है संसदीय विशेषताएं। ठीक है, किसकी? संसदीय शासन की, यानी किस वाले की? प्रधानमंत्री, संसदीय सरकार की विशेषता। क्या होती है ये? संसदीय सरकार की विशेषता होती है बेटा। ठीक है, ये हो गया। क्या होता है? एक तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, यानी प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है, सरकार के संचालन में अहम भूमिका रहती है। मंत्रिपरिषद, संसद और सत्तारूढ़ दल का क्या होता है? सर्वोच्च नेता भी होता है। निचले सदन का विघटन भी कर सकता है, विघटन के लिए क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है, किसको? राष्ट्रपति को। तो ये तो हो गई हमारी पहली विशेषता, किसकी? प्रधानमंत्री वाली सरकार, जिसे हम कहते हैं संसदीय सरकार। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति वाली सरकार की। थोड़ी सी ये बात बता देते हैं, जिससे कि एग्जाम में तो नहीं आने का ये, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए। कैसा? राष्ट्रपति। ठीक है, शासन व्यवस्था की विशेषता, क्या होती है? ठीक है, पहला क्या है? ये कहाँ पर है प्रचलन? अमेरिका में प्रचलन है इसका। अमेरिका में प्रचलन है, तो आपको पता है। ब्राज़ील में प्रचलन है इसका। कहाँ पर प्रचलन है? ब्राज़ील में इसका प्रचलन है। रूस में इसका प्रचलन है। श्रीलंका में इसका प्रचलन है। कहाँ पर? श्रीलंका में इसका क्या है? सब जगह प्रचलन है। ठीक है भैया, इन जगह इनका प्रचलन है, पहली बात। दूसरी बात, देश व सरकार का, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति देश व सरकार का मुखिया होता है। दोनों का क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति निर्वाचन व्यवस्था 4 वर्षों की अवधि के लिए होती है। 4 वर्षों की अवधि के लिए, ये भी थोड़ी याद रखना, 4 वर्षों की अवधि के लिए होती है। और गैर संवैधानिक दोषों के लिए, मतलब गैर संवैधानिक दोषों के लिए, जो संविधान से अलग है, दोषों के लिए राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते, जबकि क्या कर सकते हैं? हटा सकते। ठीक है, नहीं हटा सकते। अगर संविधान को उल्लंघन कर रहा है तो हटा सकते हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो हटा सकते हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था का स्वरूप होता है। क्या सा होता है?
शासन व्यवस्था का स्वरूप भी, आधार भी होता है। कैसा होता है? आधार। ऐसा मान के चलिए बेस होता है, ये शासन व्यवस्था का बेस होता है इसमें राष्ट्रपति। ठीक है। एक समरूपता होती है, एक समरूपता होती है। ठीक है, ये भी याद रखना, एक समरूपता होती है। ठीक है। और राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, यानी देश पर किसका? देश पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये है इसकी थोड़ी विशेषताएं, समझ लो बेटा। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था विशेषता क्या होती है? पहले तो ये कहाँ प्रचलन में है? अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका प्रचलन में है। राष्ट्रपति देश में सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन व्यवस्था 4 वर्षों की अवधि के लिए होती है। ये गैर संवैधानिक दोषों के लिए राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते। मान लीजिए संविधान से अलग काम कर रहा है, उस पर नहीं हटा सकते। वो भारत में भी है, वहाँ भी है। ठीक है। हाँ, अगर संविधान को उल्लंघन करता है तो महाभियोग लगा सकते हैं। कहाँ पर? भारत में। और अमेरिका में या जगह हटा सकते हैं। फिर शासन व्यवस्था का आधार होता है, जबकि भारत में शासन व्यवस्था का अधिकार कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। एक समरूपता होती है, जबकि भारत में एक समरूपता नहीं होती है। ठीक है। देश के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, जबकि भारत में नियंत्रण जो होता है किसका होता है? प्रधानमंत्री का। तो बेटा ये था वो टॉपिक संसदीय व्यवस्था, जिसको लेकर आप बड़े परेशान थे। ठीक है भैया। अब हम करेंगे संसदीय प्रणाली। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है संसदीय प्रणाली है। ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे, तो वो हमारा कल होगा। तो आपको सबको पता है कि लगातार हम कोर्स के हिसाब से जो क्लासें ले रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो है शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।